Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Here we will cover all those topics which are not covered in the classes thoroughly. So let's get started. Today we will learn about the revolt of 1857, how it started, what were the causes of revolt and how British tried to suppress the revolt and what were the impacts. So first we'll see what is the difference between mutiny and a rebellion. म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी होता है एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड वॉर या फाइट, जिसको बोलते एकदम ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिसमें जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, बताया जाता है कि हम क्यों रिवॉल्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम एक वॉर लड़ते हैं, प्लान करते हैं कि उसको मतलब किस तरीके से हमको अपनी बात मनवानी है। और रिबिलियन एक अनकाउंटेबल आर्म्ड रेजिस्टेंस रहता है, मतलब कि एक मतलब उसमें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती कि कैसे हमको करना है, क्या करना। उसमें जितने लोग जिन जिन लोगों को उस चीज़ से मतलब तकलीफ़ रहती है उस चीज़ के लिए, फिर उन्होंने वो लोग मिलकर फिर किसी भी रूलर या अथॉरिटी के ऊपर वो लोग एक अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन म्यूटिनी एंड रेबिलियन। फिर हमारा देखते हैं हम आज इंट्रोडक्शन, कैसे 1857 से पहले क्या कंडीशंस थी इंडिया में। तो सबसे पहले जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया से इंग्लैंड से इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी पॉलिसीज़ बनाई इंडिया में आकर, जो कि राजा नवाब और लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स को बहुत उससे तकलीफ़ हो रही थी। मिड 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश ने एक अपना अच्छा पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पे जमा लिया था। ये सब चीज़ों से लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बहुत सारी रैलीज़, म्यूटिनीज़, प्रोटेस्ट, आउटबर्स्ट, रिवॉल्ट, ये सब बिफोर 1857 किया। बहुत सारे 1857 से पहले भी रिवॉल्ट हुए, जैसे कि सेकेंड मुंडा राइजिंग जो 1820 से 37 तक हुआ, सन्यासी रिवॉल्ट 1770, संथाल राइजिंग 1857, और बहुत सारी हमारी म्यूटिनी हुई, जैसे कि म्यूटिनी ऑफ बरेली हुआ, म्यूटिनी एट बैरकपुर हुआ, द बरेली राइजिंग ऑफ 1816, म्यूटिनी ऑफ गोविंदगढ़ रेजिमेंट हुआ 1850 में। तो ये सारे जितने भी रिवॉल्ट थे ये 1857 में हुआ। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक छोटे से सिपाही से मतलब शुरू हुआ था बैरकपुर में, और उसके बाद फिर वो शुरू होते होते डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल्स में वो बढ़ता चला गया। फिर एक वीडी सावरकर हमारे एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इस वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बताया था। और अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन सा रिवॉल्ट है, तो आंसर विल बी रिवॉल्ट ऑफ 1857. So today we will cover the causes of revolt. In this there are many causes. First is the political cause, second is administration, military cause, economic cause, social and religious causes, and immediate cause. So today in this video we will cover only three causes, which are political, administrative and military. So the first cause was political cause. तो political cause कहाँ से शुरू होता है कि जो भी annexation मतलब किसी भी जगह पे जाके अपना ज़बरदस्ती या फिर समझौता करके राज करना, उसको एनेक्सेशन बोलते हैं। तो जो भी उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर्स कर रहे थे, वो या तो अपनी बात मनवा के एनेक्सेशन कर रहे थे या फिर ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा रहे थे। तो उनमें दो उन्होंने सिस्टम निकाला था, एक था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सब्सिडी अलायंस सिस्टम में क्या था? समझौता कि कोई भी दो टेरिटरीज हैं, कोई भी दो राजाओं की अगर दो राजा के बीच में अगर कुछ समझौता करना रहता था, तो बीच में मीडिएटर का काम ब्रिटिश करेगा, और फिर ब्रिटिशर्स ही कंपनी मतलब जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाके फिर दोनों टेरिटरी से बात करेंगे और फिर उन दोनों में जो भी बातचीत होगी वो ब्रिटिश कराएंगे। तो ये जो सिस्टम था ये हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, ये सब जगह के इतने भी रूलर्स थे उन्होंने सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया। दूसरा था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गवर्नर जनरल डलहौजी ने निकाला था, जिसमें ये था कि कोई भी किंग अगर मरने से पहले अपनी वसीयत में अगर अपना सक्सेसर मतलब उसके बाद कौन राजा बनेगा उस चीज़ का अगर उसने नहीं बता के गया है, तो जो भी उसका थ्रोन रहेगा उसके मरने के बाद वो कंपनी को चला जाएगा, और अगर वो बताता है कि मेरे बाद राजा कौन बनेगा तो वही राजा बनेगा। और जो भी किसी भी किंग का अडॉप्टेड सन रहता था, उसका कोई भी उसके थ्रोन पर उसके मरने के बाद उसका कोई राइट नहीं रहेगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि सातारा, संबलपुर, जयपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सब लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
एक्सेप्ट किया। फिर है औध। औध भी एक जगह है जिसको ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया था अंडर द प्रीटेक्स्ट मिस गवर्नेंस, मतलब कि वहाँ ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि वहाँ अच्छा राज या कानून नहीं चल रहा है। तो जो भी नवाब थे कार्नेटिक एंड तंजौर के, उन्होंने भी अपना टाइटल लूज़ कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के जो एडॉप्टेड सन थे दामोदर रॉय, उनको भी उनका जो भी राइट था उनके फादर के मरने के बाद उनको नहीं दिया गया था। फिर आते हैं हमारे नाना साहेब। नाना साहेब थे एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। उनकी भी पेंशन रोक ली गई थी कंपनी से और उनको कानपुर भेज दिया गया था। मुस्लिम्स के जो मुगल किंग्स के जो कॉइन्स लिखे थे, कॉइन्स के ऊपर जो उनकी फ़ोटो और नाम था, वो भी कंपनी ने हटा दिए थे, जिससे मुस्लिम्स की फीलिंग्स हर्ट हो गई थी। 1849 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे इंडिया के, उन्होंने लास्ट मुगल किंग जो बहादुर शाह जफ़र थे, उनके लिए ये अनाउंस किया था कि उनकी फैमिली को रेड फोर्ट उनके मरने के बाद छोड़ना पड़ेगा और कहीं दूसरी जगह जाके कंपनी में रहना, कंपनी जो जगह देगी वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये जो डलहौजी के बाद जो लॉर्ड कैनिंग्स आए, वो गवर्नर जनरल थे 1856 में, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के लिए ये डिक्लेयर किया कि उनका जो भी सक्सेसर, मतलब उनके बाद जो भी राजा बन सकता है, उसको वो लोग राजा का टाइटल ना देके वो लोग सिर्फ प्रिंस रहेंगे। और जो भी ठग्स के लिए या फिर जो सेलर्स थे, रेगुलर सेलर सोल्जर्स थे, उनके लिए बहुत हार्श पॉलिसी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स से, जिसके वजह से लोगों में एंगर और रिजेंटमेंट हो रहा था। ये जो थे डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल थे जिन्होंने सपोर्ट किया था 1857 का रिवॉल्ट। फिर था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो जितने भी हायर पोस्ट रहते थे सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व की गई थी। मतलब ये जो एक था कारण, ये गुस्सा कर रहा था इंडियन क्लासेस के बीच में, क्योंकि उनको लग रहा था उनकी पावर और पोजीशन को मिस यूज़ किया जा रहा है और यही चीज़ उनमें गुस्सा ला रहा था, गुस्सा बढ़ा रहा था। फिर जो भी चांसेस थे प्रमोशंस के इंडियंस में, वो सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर थी। जो भी हायर पोस्ट थी इंडियंस की, वो मिलिट्री की जो थी वो थी सूबेदार और सिविल सर्विसेज की थी सदर अमीन। नाउ द थर्ड कॉज इज़ मिलिट्री कॉज। तो मिलिट्री कॉज में क्या था कि एक नया रूल बनाया गया था, क्रॉसिंग द सी, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। उन दिनों क्रॉसिंग द सी मतलब होता था कोई भी इंसान अगर सी को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो अपना रिलीजन और कास्ट को लूज़ कर रहा है। तो जो भी सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। जब बर्मा में एक रिवॉल्ट चल रहा था 1824 में, तब जो जितने भी छोटे छोटे सिपाही थे उन्होंने रिवर क्रॉस या सी क्रॉस करने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हम सिर्फ लैंड का रूट ही लेंगे। फिर 1856 में कंपनी ने एक न्यू लॉ पास कर दिया और कंपलसरी कर दिया जितने भी आर्मी के लोग थे उनको ओवरसीज जाना, मतलब अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा रिवर क्रॉस करके या फिर सी क्रॉस करके या फिर अब्रॉड जाना पड़ेगा जब भी उनको कहीं भी बुलाया जाए। तो जो भी इंडियन सिपाही थे वो लोग डिफरेंट विलेजेस में रहते थे और फिर उनका जो बैकग्राउंड था वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड था, जिस वजह से उनको जो भी ब्रिटिशर्स मिसयूज़ कर रहे थे अपने पावर का, उससे उनको मतलब एंगर आ रहा था और इस वजह से उन्होंने उस रिवॉल्ट को फुल्ली अपना सपोर्ट दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। अगर आपको ये सेशन या ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कोई भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कैसा लगा आपको ये भी बताएं, क्या कमी है उसको भी बताएं, हम उसको और अच्छा करके आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।